गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 17 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू और पीआईबी से हम लोग एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं वो आप @prince_लूथरा पे टेलीग्राम मुझे कर सकते हैं। चलते हैं आज के जो टॉपिक्स है वो देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 एरियाज जो थे न्यूज में थे काफी, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है यूपीएससी बनाकर आपसे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर सेक्शन से पूछ सकता है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मेंस के कंसर्निंग भी देने वाला हूं, सो दैट अगर मेंस के अंदर उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो भी आप कुछ पॉइंट्स जरूर लिख पाए। जैसे कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है, इसको लेकर प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये भी दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ईपीआर के बारे में जानेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर डिस्कशन करेंगे हम। वर्धमान वेटलैंड, ये जो दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेटलैंड के क्वेश्चन है, ये आपके प्रीलिम्स के कंसर्निंग काफी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मेंस में भी जब क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से आता है, आप इन क्वेश्चंस को एज एन इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पर यूज कर सकते हैं। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं कि देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सोन चिरैया इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन करते हुए एप्पल ओएनडीसी एंड सी कैट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले हैं जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आप प्रीलिम्स मेंस दोनों एरिया में यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस वंस अगेन दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी टारगेट से। तो जल्दी से आप एक टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट आप सेट करेंगे? अगर आप यहां पर 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, देन यू विल बी इन द सक्सेस जोन। ओके, सो कोशिश करिएगा, अगर पहले अटेम्प्ट में ना भी सही तो सेकंड अटेम्प्ट में कोशिश करिएगा कि आप 6 या 6 से ज्यादा स्कोर कर पाए। लेकिन हाँ, टारगेट सेट करें। शुरुआती टाइम में अगर आप वीडियो को देखते हो अभी 1, 2, 4 या 1 हफ्ता कुछ इस तरीके से दिन आपको होंगे तो स्कोर कम भी रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे जो प्रैक्टिस है उससे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफी आसानी होने वाली है। आपको इस तरीके के जो वीडियोस है वो भी अपनी होम स्क्रीन पे अब दिखने शुरू हो जाएंगे, जो कि 1 या 2 मिनट के वीडियो होंगे, जो कि पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को आपको रिवाइज करा देंगे। तो इनको जरूर देखिएगा। और 50 डेज की सीरीज जो है वो exam.netmoc.com पर अवेलेबल है, इसको जाके आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो टॉपिक को एज यूजुअल आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और जो चीज पूछी गई है करेक्ट या इनकरेक्ट उसे सर्कल में डालें, ताकि गलती बिल्कुल भी किसी भी तरीके की हमारी यहां पर ना हो। पहली स्टेटमेंट कहती है 4 to 6% स्क्रैप वैल्यू इसके अंदर दी जाएगी। तो जो भी व्हीकल को आप स्क्रैप के लिए दे रहे हैं उसकी 4 से 6% वैल्यू जो है वो आपको दी जाएगी। हो सकता है एक रिबेट जो है वो भी दी जाएगी। जब आप नया व्हीकल खरीदते हैं वहां पर भी पर्सनल व्हीकल में एक रिबेट जो है 25% के आसपास की वो दी जाने वाली है रोड टैक्स को लेकर। हो सकता है 5% डिस्काउंट जो है वो भी नया व्हीकल के ऊपर दिया जाएगा। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। मैं टाइम पीरियड यहां पर शुरू कर देता हूं। रिसेंटली एक समिट करी गई थी जिसमें इनवाइट किया गया था इन्वेस्टमेंट्स को फॉर सेटिंग अप व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो समिट करी गई अंडर द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसमें काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वैसे मार्च 2021 में अनाउंस करी गई थी सरकार के द्वारा, और पॉलिसी जो है इट इज एस्टिमेटेड दैट कि यहाँ पे 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स जो है जो कि 20 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, और 34 लाख ऐसे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, उनको यहाँ पर, तो 15 साल से ज्यादा पुराने, 20 साल से ज्यादा पुराने, दोनों की कंडीशन मैंने लास्ट में आपको बताई थी, उनको यहाँ पर स्क्रैपेज में दिया जाएगा। और 4 से 6% स्क्रैप की जो वैल्यू, जो करंट मार्केट वैल्यू होगी व्हीकल की, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड की कार है, तो उसकी आज की मार्केट वैल्यू जो है उसकी जो 4 से 6% स्क्रैप वैल्यू वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके अंदर कुछ और चीजें देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो गई। इसमें क्या आपको रिबेट मिलने वाली है? पर्सनल व्हीकल पे रोड टैक्स को लेकर आपको 25% रिबेट देने का भी प्रावधान इसके अंदर रखा गया है, और साथ ही साथ न्यू व्हीकल के ऊपर ऐसा कहा गया कि 5% का जो डिस्काउंट है वो भी आपको दिया जाएगा। तो जो नया व्हीकल आप खरीदेंगे, आप शो करेंगे कि आपने पुराने वाला डिस्पोज कराया है, तो 5% के ऊपर आपको छूट जो है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर विल बी डी। डी यहां पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड व्हीकल जो है उसको पहले टेस्ट किया जाएगा। ओल्ड व्हीकल विल बी टेस्टेड एट द ऑथोराइज्ड ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर एंड विल नॉट बी स्क्रैप्ड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ एज। सिर्फ एज के बेसिस पे उनको स्क्रैप नहीं किया जाएगा। देखा जाएगा कि हो सकता है कि वो 15 साल पुराना हो या 20 साल पुराना हो और बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो, तो वहां पर फिर उसे स्क्रैप करने की जरूरत नहीं है।
चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तीन स्टेटमेंट्स दिए, वन बाय वन देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी प्रोहिबिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो नेक्स्ट ईयर से क्या हो रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन करने की बात करी जा रही है, उसके इंपोर्ट, स्टॉकिंग को भी बैन करने की, सेल को भी बैन करने की बात करी जा रही है। द बैन विल नॉट अप्लाई टू कमोडिटीज मेड अप ऑफ कंपोजिटेबल प्लास्टिक। तो जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है उसके ऊपर ये बैन अप्लाई नहीं होने वाला है। और यहाँ पे द परमिटेड थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बैग जो अभी 50 माइक्रोन की है वो इंक्रीज करके 60 माइक्रोन की कर दी जाएगी फ्रॉम 30 सितंबर 2021। जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है नए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तभी मैंने आपको कहा कि ये चीजें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो नए रूल्स हैं ये कहीं पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इवन इंटरव्यू के अंदर भी आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है। दीज रूल्स प्रोहिबिट स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक। तो हमने पहले भी देखा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग बैन करने की काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर इसके इंपोर्ट को, स्टॉकिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को भी यहां पर बैन किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और खास तौर पे ऐसा सिंगल यूज प्लास्टिक जिसकी यूटिलिटी काफी कम है और पोटेंशियल लिटरिंग की, वेस्ट फैलाने की, वो काफी ज्यादा है। 2022 तक इसको हर तरीके से यहां पर बैन किया जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति इसको होल्ड करके रखता है, कोई सेल करता है, कोई परचेज करता है, कोई इंपोर्ट करता है, सभी चीजों को यहां पर बंद करने की बात करी गई है। लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि जो सरकार है उन्होंने यहां पर परमिटेड थिकनेस जो प्लास्टिक बैग की है वो करंटली 50 माइक्रोन रखी है, ठीक है, मतलब 50 माइक्रोन से कम के जो प्लास्टिक बैग होंगे वो यहां पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पे उस लिमिट को बढ़ाया तो गया है लेकिन 60 नहीं किया गया, अब बढ़ाकर 50 से 75 कर दिया गया। 75 माइक्रोन्स के बैग ही आप यूज कर सकते हैं 30 सितंबर 2021 से, ध्यान रखिएगा। बहुत पतले पतले बैग होते हैं, फिर वो फट जाते हैं, फिर उसको यूज नहीं कर पाते, नए प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। हालांकि जो थोड़े से थिक बैग होते हैं उसका मल्टीपल टाइम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहां पर बिल्कुल ठीक है, जो बैन है वो कमोडिटीज के ऊपर जो कि कंपोजिटेबल प्लास्टिक की बनती है उसके ऊपर अलाउ नहीं किया गया। पहली दो स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तीसरी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो काफी कोशिश करी जा रही है, लीगल फ्रेमवर्क जो है वो भी प्लास्टिक को बैन करने के लिए लेकर आया गया है, जिसमें हमने देखा कि करंटली जैसे यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में लाए गए थे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज ऑफ कैरी बैग्स, प्लास्टिक शीट्स लेस देन 50 माइक्रोन्स को बैन किया था। और अभी ये 50 माइक्रोन्स को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 75 माइक्रोन्स कर दिया गया है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए ईपीआर के बारे में जानते हैं। ईपीआर के हिसाब से किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है? देखिए आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ईपीआर है क्या? अगर आपको पता है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। दिस इज ईपीआर, फुल फॉर्म पता है तो वैसे ही आंसर इसका करना इजी हो जाएगा। ईपीआर स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नाम में ही क्या आ रहा है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आंसर तो हो जाएगा यहां पर। सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है क्या? बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द प्रोड्यूसर, ठीक है, कंसर्निंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कई बार कि ई वेस्ट में हम क्या कहते हैं? ई वेस्ट में कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो कंज्यूमर है उसको कॉन्टैक्ट करे, उसके वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करवाए और फाइनली उसको डिस्पोज ऑफ करे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कंप्यूटर है वो वेस्ट हो गया, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज पर द ईपीआर वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जितनी भी उसको अपने शॉप तक लेकर वापस आने की, फिर उसको डिस्पोज ऑफ कराने का जो खर्चा है वो प्रोड्यूसर को यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा ईपीआर जो है इस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इस टर्म के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब मेंस के अंदर आप लिखेंगे तो वहां पर ईपीआर का जिक्र जो है आप जरूर कर सकते हैं। तो जब भी मैं तभी बताता हूं आपको ये क्वेश्चंस आप करें, ये प्रीलिम्स मेंस में आपको हेल्प करेंगे और नॉलेज बेस बन जाएगा तो वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तीन पेयर्स दिए हैं रादर, और आपको बताया है कि आपको यहां पर करेक्टली मैच करना है इन पेयर्स को। देखिए कौन सा जो पेयर है वो सही मैच करता है, कौन सा नहीं करता है। लेफ्ट साइड पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है, राइट साइड पे आपको स्टेट का नाम दिया है। 10 सेकेंड्स का टाइम मैंने आपको शुरू कर दिया है। रिसेंटली 4 इंडियन साइट्स जो है 2 हरियाणा से हैं, 2 गुजरात से हैं, उनको वेटलैंड के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की अंडर द रामसर कन्वेंशन। आप जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम यही चीज करते हैं कि जो वेटलैंड्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको एक रिकॉर्ड के अंदर भी रखते हैं। एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी आपने सुना होगा। खैर यहां पर
पहली जो साइट आपकी है वो बिंदावस है। बिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेट करती है बता रखा है, गुजरात के अंदर हो सकता है। देन सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में पॉसिबल है। देन थोर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंदर देख लेते हैं। तो आपकी जो पहली साइट है बिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज लोकेटेड इन हरियाणा, ये हरियाणा में लोकेट करती है, ठीक है। और इसी को ही वाइल्ड लाइफ जो आपकी सॉरी वेटलैंड है, वेटलैंड के अंदर अभी ऐड किया गया है। सुल्तानपुर इज क्वाइट फेमस इन हरियाणा, तो इसको भी वेटलैंड में ऐड किया गया, तो करेक्ट हो जाती है। थोर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हरियाणा, ये जो थर्ड वाला आपका है ये आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 साइट्स हैं इनको अभी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ऐड किया गया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आपको आंसर कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पे ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे उतना मुश्किल भी नहीं था, रीजन इसकी यहाँ पर न्यूज़पेपर में काफी इन चारों साइट्स के बारे में जिक्र किया गया था, जिसमें से 3 साइट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। अगर आपने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि जो थोल है ये हरियाणा में नहीं है, ये गुजरात में है, तो तीसरा जो पेयर है वो इनकरेक्ट होगा ही होगा। सो फॉर द कॉन्फिडेंस आप अपने आप को एक एक्स्ट्रा मार्क दीजिएगा, मतलब अगर आपने इसमें से किसी चीज को मार्क किया है देन द स्कोर विल बी 0। लेकिन हाँ, अगर यू आर कॉन्फिडेंट कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है एंड यू आर 100% श्योर, तो वहां पर अपने आप को 2 मार्क्स जरूर दीजिएगा इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। तो एक एक्स्ट्रा मार्क उन लोगों को मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया और यहां पर सही आंसर किया। तो रिसेंटली 2 साइट्स हरियाणा से 2 गुजरात से ऐड करी गई हैं, जिसमें से सुल्तानपुर और जो बिंदावास है, ये कहां से मैं आपको दिखाई देता हूं, यहाँ पे पढ़िए एक बार। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लार्जेस्ट वेटलैंड है हरियाणा के अंदर, ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। सुल्तानपुर तो वैसे ही काफी ज्यादा फेमस है, इसको हम न्यूज में पढ़ते भी रहते हैं। देन आपकी आती है थोर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के अंदर, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे माना जाता है, काफी सारी बर्ड स्पीसीज यहाँ पर आती रहती है। चलिए अब चलते हैं एक और वेटलैंड के बारे में पढ़ते हैं। वर्धमान वेटलैंड कहां पर लोकेट करती है, क्या ये हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान या एमपी में? टाइम पीरियड शुरू कर दिया है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। चलिए देखिए, यहां पर अब इसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने फोकस के साथ क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 वेटलैंड कहां से हैं, हरियाणा से, 2 गुजरात से, ठीक है। 2 हरियाणा वाली तो मैंने आपको बता दी थी, गुजरात वाली 1 बताई थी। और अगर आप यहां पर उसी चीज को, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने दिमाग लगाया और कहा कि यस गुजरात इज द करेक्ट आंसर, देन ऑफ कोर्स यहां पर इस क्वेश्चन में आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको 4 की जगह 3 वेटलैंड्स दिखाई थी, जिसमें से 2 हरियाणा वाली तो दिखा दी थी कि धौल जो है ये कहां से, गुजरात से, लेकिन आपकी बिंदावास और सुल्तानपुर कहां से, हरियाणा से। तो बची क्या, बची एक ही जो चौथी वेटलैंड थी, जो कि कहां से होनी चाहिए, गुजरात से होनी चाहिए। तो आप यहां पर उस चीज को यूज कर सकते थे, उस इंफॉर्मेशन को, और आंसर कर सकते थे। देखिए जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें बहुत बार इन्फेरेंस, जो कॉमन सेंस होती है ना, उसको आपको बहुत जगह पे यूज करना पड़ेगा। नॉलेज विल नॉट हेल्प यू एवरीवेयर, इवन द नॉलेज का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, 50% से भी ज्यादा कंपोनेंट आपकी नॉलेज का ही है। लेकिन हाँ, नॉलेज आपको हर चीज की नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर है काफी डाइसी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी जो स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है, किसी दूसरे को कुछ पता होती है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन पता है उसको यूज करते हुए, कॉमन सेंस को यूज करते हुए आपको कट ऑफ से ऊपर स्कोर करना होता है। तभी इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैं सेट करता हूं, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक हो, और क्या प्रीवियस नॉलेज को आप यूज करके आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो भी आपका पता चले। तो कोशिश करें, बिल्कुल ध्यान से पढ़े, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 53 को सोल्व करने में हेल्प कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि हम पेन से मार्क कर रहे होते हैं, फिर आंसर को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है, कैसे क्वेश्चंस आपस में इंटर रिलेट करते हैं, कई बार क्वेश्चंस एक दूसरे को सोल्व करने में भी हेल्प कर देते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पर तो बी आपका आंसर हो जाएगा। खैर चलिए, इससे आगे चलते हुए मैं आपको 50 डेज 100 डेज की जो सीरीज है इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि अभी टाइम पीरियड काफी कम रह गया है। तो आप 50 डेज की रिवीजन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका जो स्टैटिक पोर्शन है यूपीएससी का, उसको कवर कराने में काफी हेल्प करेगी। एनसीईआरटी को यहाँ पर कवर किया गया है, बेसिक बुक्स में इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया गया है, ताकि 50 डेज में मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर भी कर पाए, उसे रिवाइज भी कर पाए, और एग्जाम के अंदर स्टैटिक पोर्शन में एटलीस्ट आप अच्छा स्कोर कर पाए। सिमिलरली 100 डेज की सीरीज है, जो कि एक्सटेंशन है 15 डेज सीरीज की, तो 50 डेज सीरीज में ही एडेड मटेरियल 100 डेज में है। और अगर आप और भी ज्यादा मटेरियल करना चाहते हैं, 200 डेज जो आपकी सीरीज, इसमें जा सकते हैं। इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग का जो मॉड्यूल होता है वो भी मिल जाता है। अगर आप इस साल की जगह नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो
50 डेज, 100 डेज, 200 डेज सीरीज है, दे आर मोर प्रेफरेबल और मोर सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स जो कि 2021 में एग्जाम दे रहे हैं। जो लोग 2022 में देना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर द फाउंडेशन कोर्स मिशन यूपीएससी 2022, जो आपको एनसीईआरटी से लेकर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो सारी यहाँ पर कवर कराने वाला है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, सो दैट आप जब एग्जाम में जाएं प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आप एक अच्छा आंसर भी लिख पाए और प्रीलिम्स एग्जाम को भी क्रैक कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है द हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक बुक रिलीज करी गई है, किसके द्वारा रिलीज करी गई है? नीति आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पीएमओ, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, जल्दी से आप आंसर करिएगा। हैंडबुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा रिलीज करी गई है? कौन कर सकता है इस तरीके की बुक रिलीज? सो यस, करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। जिन्होंने नीति आयोग मार्क किया अपने आपको एक मार्क दे दीजिए। नीति आयोग ने हैंडबुक अभी रिलीज करी है टू गाइड द स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों को और लोकल बॉडीज को कहा है कि किस तरीके से आपको पॉलिसीज फ्रेम करनी है, किस तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्म्स को सेट करना है, ताकि चार्जिंग नेटवर्क इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो हम सेटअप कर रहे हैं उसको वर्क में लाया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं आने वाले 5 से 10 सालों में आप देखेंगे पेट्रोल पंप्स पे आपको, या पेट्रोल पंप्स की जो संख्या वो कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन चार्जिंग स्टेशन की संख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो पूरी एक तरीके से मुहिम ऑलरेडी शुरू करी जा चुकी है। क्योंकि अभी कल ही आपने देखा होगा कि ओला ने अपना पहला 2 व्हीलर जो है वो 99,999 रुपए में लॉन्च किया है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूछ रहा है सोन चिरैया इनिशिएटिव के बारे में पूछ रहा है कि ये किससे रिलेट करता है? ओबीसी से, दिव्यांग से, विमेन से, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से? आंसर करिए। आपको बेस्ट आंसर चूज करना है क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में गुड आंसर भी है और बेस्ट आंसर भी है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है, वो फोकस कर रहा है कि अर्बन पुअर वुमेन को एडिक्वेट स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ताकि वो क्या कर सके, वो यहां पर सस्टेनेबल माइक्रो एंटरप्राइज को प्रमोट कर सके। इट मोबिलाइज वुमेन फ्रॉम अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और यहां पर कोशिश करी जाती है उनकी फेडरेशन के थ्रू सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट करने की महिलाओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेनी ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एंगेज्ड इन लाइवलीहुड एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स सच एज हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल, टॉयज और ईटेबल्स। तो यहाँ पे जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हेल्प करने की बात करी गई है सोन चिरैया इनिशिएटिव जो है इसके थ्रू। इनिशिएटिव जो है दैट विल सर्टेनली प्रूव एज अ स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीजिंग विजिबिलिटी एंड ग्लोबल एक्सेस फॉर द प्रोडक्ट्स जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन के द्वारा बनाया जाता है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उनको और भी प्रमोट किया जाए और हो सकता है कि दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी किया जाए। वैसे ओबीसी और दिव्यांग तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, विमेन जो है इट्स अ गुड आंसर, लेकिन एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो आपका बेस्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि विमेन विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर ये इनिशिएटिव इनके लिए लेकर आया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं। विमेन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से उनको प्रमोट किया जाना है उसको लेकर ये पूरी बात करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एप्पल। इसमें से कौन सी एप्पल की प्रकार नहीं है? यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, रॉयल डिलीशियस, स्कारलेट स्पर, रेड बॉलेक्स। क्या आंसर हो सकता है जल्दी से बताएं, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। एप्पल की टाइप्स के बारे में पूछा है, तो चलिए यहाँ पे अगर बात करी जाए अपेडा। अपेडा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आपकी बॉडी है जो कि क्या करती है, जो कि वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में, एक्सपोर्ट कराने में हेल्प करती है। अपेडा ने कोलैबोरेशन किया हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि पहला कंसाइनमेंट जो है एप्पल्स का वो भेजा जा सके दूसरी कंट्रीज के अंदर, और मोर स्पेसिफिकली बहरीन के अंदर। आप जानते हैं कि यूके हो, दुबई हो, दूसरी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां पर हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे कि अभी महाराष्ट्र से चीकू सपोता जो था वो भेजा गया था, देन जो मुजफ्फरपुर है वहां से लीची भेजी गई थी, इस तरीके से जरदालू मैंगो भेजे गए थे अभी। तो अलग अलग जगह से इस तरीके की चीजें भेजी जाती है, क्योंकि दुबई और यूके की मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। और अभी हिमाचल प्रदेश के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कोलैबोरेशन किया था कि बहरीन के अंदर जो एप्पल्स हैं, जिसमें रॉयल डिलीशियस में एप्पल भी है, डार्क बैरन गाला एप्पल भी है, स्कारलेट स्पर भी है, रेड वेलॉक्स भी है और गोल्डन डिलीशियस भी है। तो ये जो सारे एप्पल्स हैं इनको भेजने की बात करी गई, जिसमें ये तीनों नाम भी आपने सुन ही लिए होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नॉट अ टाइप, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही क्या है, तीनों ही सेब की प्रकार है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ओएनडीसी के बारे में है, पूछा गया ओएनडीसी किसका इनिशिएटिव है? क्या ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, डीपीआईटी का है, मीटी का है,
या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से किसी का भी ये इनिशिएटिव नहीं है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसको लेकर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चेयर्ड अ मीटिंग फॉर द रिव्यू ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है डीपीआईटी का इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के अंदर ही आती है। और यहीं पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो थे उन्होंने एक मीटिंग करी ओएनडीसी को रिव्यू करने के लिए। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कुछ और चीजें बता देता हूं। ओएनडीसी बेसिकली इट्स ग्लोबली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव जो क्या एम करता है, डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एज यूपीआई इज टू डिजिटल पेमेंट डोमेन, ओएनडीसी जो है ई कॉमर्स के लिए, जैसे हम यूपीआई का यूज करते हैं, भीम का आपने यूज किया होगा, वो डिजिटल पेमेंट में हेल्प करता है। उसी तरीके से ओएनडीसी जो है वो ई कॉमर्स के अंदर जो आप वेबसाइट पे जाके चीजों को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पर जैसे यूपीआई पेमेंट के लिए है, डिजिटल पेमेंट के लिए, ओएनडीसी जो है ओपन नेटवर्क डिजिटल जो डोमेन आपका है, ये किसके लिए? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जो है ये पूरे कॉमर्स सिस्टम को, ऑनलाइन कॉमर्स सिस्टम को डेमोक्रेटाइज बनाने के लिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को एक्स्ट्रा फायदा मिल जाए, किसी को नुकसान हो जाए। ठीक है, ओएनडीसी क्या करता है? इट एनेबल्स द बायर्स एंड सेलर टू डिजिटली विजिबल हो जाए वो एंड ट्रांजैक्ट कर सके ओपन नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो बायर्स और सेलर्स हैं, और खासतौर पे जो यहाँ पे सेलर्स हैं, उनको विजिबिलिटी देने के लिए ओएनडीसी लेकर आया गया है, ताकि अननेसेसरी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को ही एक्सपोजर ना मिले, सभी के लिए यहां पर बराबर का प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। और ये मर्चेंट्स को भी एम्पावर करता है, कंज्यूमर को भी एम्पावर करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी यहाँ पर एस्टैब्लिश किए हुए हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, सीकेट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करते हैं। पूछा गया सीकेट एक्सरसाइज इंडिया और काफी सारी दूसरी कंट्रीज के बीच में करी जाती है, कौन सी कंट्री इसमें शामिल नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं, रशिया है, यूके, फ्रांस एंड यूएस। जल्दी से मैं यहाँ पे टाइम पीरियड जो है आपका शुरू कर देता हूं, आप कोशिश करें विद इन टाइम पीरियड में से बताने की। चलिए आंसर करिएगा इसके बारे में। इंडिया नेवी जो है वो मैरीटाइम मैन्यूवर एक्सरसाइज करती है, सी कैट, जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। सी कैट की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, सिंगापुर के अंदर। यहां पर जो कंट्रीज शामिल है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, तो देखिए फ्रांस यहां पर आ गया, फिलीपींस शामिल है इसके अंदर, साउथ कोरिया है, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड भी इसमें है, ईस्ट तिमोर भी है, यूके भी इसमें शामिल है, यूएस भी इसमें शामिल है, वियतनाम भी इसमें शामिल है, लेकिन रशिया का नाम नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसमें 20 नेवीज जो है, जैसे कि इंफॉर्मेशन में दिया, वो इंक्लूड रहती हैं। इसमें इंटरऑपरेबिलिटी, इनकॉर्पोरेटिंग टैक्टिक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है नेवी की, वो ये नेवीज एक दूसरे के साथ शेयर करती है। मैरीटाइम ऑपरेशन किए जाते हैं, मैरीटाइम कॉपरेशन करी जाती है। यहाँ पर सी कैट को 2002 में शुरू किया गया था, साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म के तौर पर, और अभी इसमें धीरे धीरे और भी कंट्रीज को शामिल किया गया। इन 2020 इवेंट जो था वो यहाँ पर कंडक्ट किया गया था वर्चुअल सिंपोजियम के थ्रू, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, और अभी यहाँ पर एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया। खैर चलते हैं जल्दी से, मैं आपको यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस का जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूं। प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या आंसर करना है, तो यहाँ पे बताइएगा व्हाट इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं पता तो चाहे आप इसे गूगल पे देखें, लेकिन लिखिएगा जरूर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे एक चीज पूछूंगा। 365 दिन में 365 चीजें, टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांटेज जो है वो यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, जो कि मेंस का है। बताइएगा व्हाट विल बी द रेपरकशन फॉर इंडिया कंसर्निंग चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट को हटा के तालिबान का रूल शुरू हो चुका है, तो इसके इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये आपको 150 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है। ये आपका मेंस का ग्रुप है, जहां पर आपको मेंस का आंसर को सबमिट करना है। यही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। बोर्ड मेंबर आपसे पूछेंगे कि अब तो तालिबान का रूल हो गया, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इंडिया को ये चीज कैसे इंपैक्ट करेगी, तो वो आपको इंटरव्यू के अंदर भी आंसर करना पड़ सकता है। तो ये ग्रुप के ऊपर आप रिकॉर्ड करके इस आंसर को दे दीजिएगा। दीज आर द वेरियस सीरीज जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmock.com पर जाकर। अगर सीरीज जो है वो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, देयर आर फ्री सीरीज एज वेल। यहाँ पर फ्री सीरीज भी आपको मिल जाएंगी, जिसमें पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो चीज भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं। दिस इज द सेकंड चैनल जिसको आप ज्वाइन करिएगा। मार्क्स अपने कमेंट में जरूर लिखिए,
सो दैट वी कुड सी एंड इवन यू कुड सी कि आप इंप्रूव किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यू विल सी ग्रेजुअली आपके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव होते हुए चले जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।